हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल मोशन का। आसान सा लेक्चर है, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, पहले क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम का सेक्शन देखेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको काइनेमेटिक्स के पूरे काइनेमेटिक्स मतलब वन डायमेंशन रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के टिक करा दूंगा। तो फिलहाल पहले प्रोजेक्टाइल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आएंगे आखिरी में रिलेटिव पर, ठीक है ना। तो पहले एक बार क्विक रिवीजन। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो अपने जो मेन काम के फॉर्मूले रहते हैं, रेंज, हाइट, टाइम, वो तो रहना ही रहना है। अच्छा एक चीज और, प्रोजेक्टाइल में कोई बहुत हार्ड प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने जा रहा। तो आज के लेक्चर में हम लोग टाइम लिमिट सेट करेंगे तकरीबन 45 सेकंड की पर क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको करने में 1.5 मिनट लगेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो कंसेप्ट जो एग्जाम में टाइम लेने वाला है। इससे क्या होगा, आपको पहले से पता चल जाएगा यार ये सवाल आया तो मेरे को एग्जाम में इतना टाइम लगेगा, बट अगर इस कंसेप्ट से आया तो मैं 45 सेकंड में आराम से कर लूंगा। तो आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही मेरा एम है कि एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चंस को देखो तो आपको पहले से बताओ कि यार ये चीज मेरे को आती है, मैं इतनी देर में कर लूंगा, ये चीज में मेरे को टाइम लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो रेंज, हाइट, टाइम, ये तो बेसिक फॉर्मूले जनरली सब बच्चों को याद होते हैं, बट जो इनके इंटर कन्वर्जन है, ठीक है ना, वो मैंने आपको फेज 1 में बताए थे, एक बार वापस से बता देता हूं। तो ये हमारे दो मेन फॉर्मूले रहते हैं, r tan थीटा इक्वल्स टू 4h, ठीक है ना, और दूसरा h इक्वल्स टू 1/8 gt स्क्वायर। तो ये हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को आपस में एसोसिएट करता है, ये रेंज, हाइट और एंगल को आपस में एसोसिएट करता है, ठीक है ना। इनसे हम प्रोजेक्टाइल की कोई भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो रेंज और हाइट दे रखी है, तो आर और एच दे रखा है, तो आपने ये यूज किया, आपके पास थीटा आ गया, ठीक है ना। तीन चीज आपको पता चल गई। एच आपको बताइए तो वहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे, फिर किसी भी फॉर्मूले को यूज करके आप यू निकाल सकते हो। खैर इसकी ज्यादा अच्छी समझ जैसे जैसे हम प्रॉब्लम लगाएंगे आपको आती जाएगी। फिर सिमिलरली ये हमारा मैक्सिमम हाइट का हो गया। रेंज मैक्सिमम कब होती है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 45 डिग्री के एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है, आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय जी होता है। रेंज सेम कब होती है, तो रेंज सेम तब होती है जब एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो ऐसा कब कब होता है, थीटा 90 माइनस थीटा पर, 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा और वर्टिकल से थीटा पर। तो ये छोटी सी चीजें नॉर्मली किसी भी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी, बहुत कुछ खास नहीं है। वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है किसी भी टाइम पर तो वो हो गया वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहता है, वो यू कॉस थीटा के बराबर होता है। वाई कंपोनेंट हमारा हो गया यू वाई माइनस जी टी, ठीक है ना, ये बीच में प्लस का साइन और आएगा। तो फाइनली u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। एंगल निकालना है किसी भी वक्त, इस पे भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा, तो वो हो गया वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये सिंपल से तरीके हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जिन पे आपको प्रॉब्लम मिलेंगे और उनको हमें अटेम्प्ट करना होगा 45 सेकंड के अंदर। सिमिलरली आपको मैंने फेज 1 में ट्रेजेक्ट्री के कुछ शॉर्टकट्स भी दिए थे, वो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी जनरल ट्रेजेक्ट्री होगी, इसको मैंने बोला था ऐसे लिख लिया करो, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के दो तरीके, या तो y को 0 पुट कर दो, ठीक है ना, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो जो कि आपको मिल जाएगी a बाई बी। तो रेंज होगी आपके पास a बाई बी। ये जो a होता है वो और कुछ नहीं tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास a के बराबर हो गई। अब मान लो आपको हाइट निकालनी है तो आप वही r tan थीटा इक्वल्स टू 4h यूज कर लो, हाइट आ जाएगी। हाइट आ गई तो टाइम आराम से निकाल लोगे, h इक्वल्स टू 1/8 gt स्क्वायर करके। तो हम कुछ भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ट्रेजेक्ट्री से हम प्रोजेक्टाइल की किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। ये तब यूज करते हैं जब ट्रेजेक्ट्री एक पर्टिकुलर y हाइट के टॉवर को x डिस्टेंस पर हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, क्रॉस करती हुई जाए, और दूसरी साइड, ठीक है ना, यहां से दूसरी साइड ये गिरे जाकर के लेट्स से दैट d डिस्टेंस पर। तो हम इसकी रेंज जानते हैं, इनडायरेक्टली जानते हैं x प्लस डी के बराबर होगी। टॉवर की हाइट हमें पता है y होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता है थीटा हो गया। तब ये ट्रेजेक्ट्री का जो स्पेशल फॉर्म है x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, इसका यूज किया जाता है। अच्छा अब आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो आपको कहीं भी हाइट दे रखी है और स्पीड निकालनी है तो आप वहां पर थर्ड अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। फाइनली रिजल्ट वो थर्ड इक्वेशन ही बनता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो उससे भी आप किसी भी जगह पर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमारे पास जैसे मान लो ये एक, और इस पे सबसे ज्यादा सवाल रहते हैं और मैंने कुछ स्पेशल प्रॉब्लम रखे हैं, आसान तो हैं बट कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसमें आपको थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है ना, वो सीखना जरूरी है इस टाइम पर, क्योंकि वैसा प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया तो सब कुछ आते हुए भी आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम मैंने स्पेशली इस केस में रखा है।
तो मान लो हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, ये जाकर के यहाँ पर गिरती है x डिस्टेंस पर। अब अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो x की इक्वेशन हमारी वही सेम ux t, y की इक्वेशन बिल्कुल फ्री फॉल वाली बनती है हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों को मिक्स कर दें तो ट्रेजेक्ट्री आ जाता है, और ट्रेजेक्ट्री की जनरल इक्वेशन हो जाती है हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको स्पीड निकालनी है तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है ना, एक तो टाइम के फंक्शन में निकाल सकते हैं और एक अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके भी निकाल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके निकालेंगे तो अब यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g वाई माइनस की जगह यहाँ बनेगा प्लस, रटने की जरूरत नहीं है, आप लगा के देख सकते हो, ठीक है ना, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। टाइम के संग में निकालेंगे तो दो कंपोनेंट रहेंगे, x कंपोनेंट तो u के बराबर ही रहेगा, y कंपोनेंट यहाँ पर हमारा gt हो जाएगा। एंगल कैलकुलेट करोगे अगर आप इसका किसी भी वक्त पर हॉरिजॉन्टल से अल्फा मान लो उसको, तो ये हो जाएगा हमारा vy अपॉन vx gt बाई u। अब मान लो हम ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं टॉवर के ऊपर से, तो बस ये कोई रिवीजन है, फिर प्रॉब्लम ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जितनी आप कहानी पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली ये पूरा चैप्टर बेस्ड होता है कि आपने प्रैक्टिस कैसी कर रखी है और आप उसका एप्लीकेशन कैसा कर पा रहे हो। तो प्रोजेक्टाइल के अंदर कोई ये सोचे यार हम रेंज हाइट टाइम के फॉर्मूले याद कर लेते हैं, एग्जाम में जाके लगा लेंगे, तो भाई आप गलत सोच रख रहे हो। अब जैसे वाई हाइट के टॉवर के ऊपर से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, या तो ऊपर या फिर नीचे, किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट कर लो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है जो हमारी हेल्प करती है, वो है हाइट ऑफ टावर यानी वाई एक्सिस की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। तो मैं यहाँ लगाना सिखा दे रहा हूँ, आप थोड़ा साइन के साथ इसको देख लेना, यूजुअली स्टूडेंट की साइन में गलती होती है। यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल नीचे है इसलिए वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ माइनस वाई आएगा, जहाँ वाई ये हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। तो बस ये जनरली क्या होती है स्टूडेंट से गलती होती है, वो ये साइन वगैरह पुट करना भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, चाहे आप ऑब्लिकली ऊपर फेंक रहे हो चाहे नीचे फेंक रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो नेगेटिव वाई रहेगा। हाँ, नेगेटिव हम बाद में एलिमिनेट कर लेंगे, वो एक अलग चीज है। यू वाई की वैल्यू तो वो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा u साइन थीटा टी। अब यहां थोड़ा सा पंगा एक और है, अगर ऑब्लिकली ऊपर फेंका तो u साइन थीटा का साइन पॉजिटिव रहेगा, ऑब्लिकली अगर नीचे फेंका तो यही u साइन थीटा का साइन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ए वाई तो वही फिक्स है हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेसिकली ये बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपके पास टाइम आता है। अब मान लो आपसे रेंज पूछता है कि कितने डिस्टेंस पर जाकर के ये प्रोजेक्टाइल गिरी, तो उसकी इक्वेशन वही सिंपल सी है, यू एक्स इंटू टी। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपको कहता है यहाँ पर स्पीड बताओ, तो ये स्पीड आप अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो बाय यूजिंग सिंपल यू स्क्वायर प्लस 2g/। तो ये बेसिक था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि जनरली इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। जितनी अच्छी इक्वेशन की प्रैक्टिस उतना बढ़िया प्रोजेक्टाइल चलेगा। तो आते हैं काम की चीज पर। अब आपके सामने प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हर प्रॉब्लम के लिए तकरीबन आपके पास 45 सेकंड का टाइम है, अनटिल अनलेस जब तक प्रॉब्लम डिफिकल्ट ना हो। तो आप पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करो, 45 सेकंड मैंने आपको दिए। ये प्रॉब्लम इजी है, आप इसको 30 सेकंड में भी कर सकते हो। तो कुछ बच्चों का आंसर आ गया है इसके अंदर। आई थिंक थोड़ी क्वांटिटी अब और बढ़ रही है, तो ठीक है, ऑलमोस्ट आपने 45 में कर लिया, तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो, इस तरीके का प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम है बट काफी आता है, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक बार डायग्राम बनाते हैं। कहता है इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, तो ये हमने बनाया प्रोजेक्टाइल का डायग्राम, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे, यहाँ की स्पीड हमें पता है सिर्फ u cos थीटा रहती है, ठीक है ना। इस हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो u cos थीटा u का आधा है। इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि u तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के एंगल पर हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। पूछना क्या चाह रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो। तो ये बेसिक अब रेंज का फॉर्मूला हो गया, और मैं रेंज का फॉर्मूला वो sin 2 थीटा वाला नहीं लगाता, उसको ब्रेक करके लगाओ, हमेशा फायदे में रहोगे। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया 2u स्क्वायर sin थीटा मतलब sin 60
cos 60 डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, sin 60 अपना √3/2 हो गया, cos 60 1/2 हो गया, फाइनल आंसर आ गया √3 u स्क्वायर, एक 2 कैंसिल हो जाएगा और एक नीचे 2 बचेगा बाई 2g। तो रेंज आ गई √3 u स्क्वायर बाई 2g। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो जिनका ए सही था, मेरे ख्याल से उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इसके लिए अगेन आपको 45 सेकंड मिल रहे हैं। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, रेंज दे रखी है और हमसे पूछा है इंक्लिनेशन थीटा। ठीक प्रॉब्लम है, आपको 45 सेकंड का ही इसके अंदर जनरली टाइम लगेगा। ऐसे प्रॉब्लम में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जनरली बस ये ध्यान रखना r tan थीटा इक्वल्स टू 4h और h इक्वल्स टू 1/8 gt स्क्वायर से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम की मैं आपको एक सिंपल सी पहचान दे देता हूं। रेंज, हाइट और टाइम में से जब भी कुछ आपस में लिंकअप दिया हो तो ये समझ जाना इंडिकेशन है कि आपको यूज करने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो दो शॉर्टकट r tan थीटा इक्वल्स टू 4h और h इक्वल्स टू 1/8 gt स्क्वायर। इससे हमेशा प्रॉब्लम आपका आसान रहेगा। जैसे ये प्रॉब्लम कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड, तो t दे दिया उसने हमें 5 सेकंड। रेंज की वैल्यू हमें दे दी उसने 200 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी, कैसे निकालें? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट से हम कैपिटल H यानी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर r tan थीटा इक्वल्स टू 4h में पुट करके हम थीटा निकाल देंगे। सिंपल स्टेप हो गई, ठीक है ना। अब जो बच्चे रेंज का फॉर्मूला ओपन कर रहे होंगे, टाइम का फॉर्मूला ओपन कर रहे होंगे, उनको पंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो स्क्वायर करेंगे, फिर वो डिवाइड करेंगे, गलती होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो हमेशा आप डिपेंडेंट रहो, जब भी रेंज, हाइट, टाइम दे रखा है तो उन दोनों शॉर्टकट्स को यूज करके प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर दो। तो जैसे h का मैंने रिजल्ट लगाया 1/8 gt स्क्वायर, ठीक है ना, पुट कर देते हैं। तो 1/8 g की जगह 10 आ गया, t स्क्वायर आपका 25 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 125/4। तो हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली, विच इज 125/4। ओके, बट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल थीटा। तो हम यूज कर लेंगे r tan थीटा इक्वल्स टू 4h और बहुत आराम से एक गिवन टाइम जो मैंने आपको दिया ना उसमें खत्म हो जाएगा। तो मैं बातें कर करके आपको पढ़ा रहा हूं। तो रेंज की जगह हमारे पास आ गया 200, tan थीटा इक्वल्स टू 4, h की जगह 125/4, ठीक है ना। तो ये यहां से कैंसिल हुआ एंड tan थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया 125/200, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/8। तो थीटा की वैल्यू बेटा हमें मिल गई tan इनवर्स 5/8। तो अब आप इसका ऑप्शन चेक कर लो, tan इनवर्स 5/8, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ठीक प्रॉब्लम था, बट ऐसे प्रॉब्लम आपके एग्जाम के लिए रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करके जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका फिर से है और ये आपको सिर्फ इसमें मैं 30 सेकंड ही दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से एक है। इसके साथ एक और रिजल्ट मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। तो करो अटेम्प्ट। तो इस प्रॉब्लम की खासियत ये है कि इसको प्रूव नहीं करना होता। ये आपने रेगुलर क्लासरूम स्टडी के दौरान पढ़ा हुआ होता है। वो दो एंगल ऐसे जिन पे रेंज सेम रहे, तो वो होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा। इनमें टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट और इनमें मैक्सिमम हाइट का प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स माने जाते हैं। स्टूडेंट को ये रिजल्ट्स डायरेक्ट ही पता होने चाहिए। जैसे अब आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ये रहे दो एंगल, एक ले लो थीटा और एक ले लो 90 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों पे रेंज तो सेम है, बट क्या हाइट और टाइम सेम है? नहीं। तो दोनों के टाइम अलग है, हाइट अलग है। फिर भी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं जिन्होंने नहीं देखा। तो एक का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी और दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा बाई जी। जब आप दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट कर लो आप, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। जी को मैं जी इंटू जी लिख ले रहा हूं, जी स्क्वायर को। अब 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये तो रेंज बन गया। तो t1 t2 का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया विच इज इक्वल्स टू 2r बाई जी। तो यहां से ये पता चला t1 t2 का प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली
अगर हम इनकी मैक्सिमम हाइट निकालें तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है ना। तो h1 का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, एंड h2 का फॉर्मूला हो गया, ये खैर इसमें पूछा नहीं है बट मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो जब आप h1 h2 का प्रोडक्ट लोगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 16, ठीक है ना, यानी r इक्वल्स टू 4 रूट H1 H2, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से माने जाते हैं। तो अगर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट पूछा गया तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू R, और अगर आपसे H1 H2 का प्रोडक्ट पूछा गया तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितना R स्क्वायर। तो ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज रहने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें मैंने 30 सेकंड दिए थे आपको। तो अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हो, हाँ, ये प्रॉब्लम के लिए आपको मिलने जा रहे हैं अगेन फिर से 45 सेकंड। शुरू हो जाओ। तो एंगल किसी भी हाइट पर कैसे निकालते हैं, tan अल्फा बराबर वी वाई बाई वी एक्स, उसी से आप इसको करोगे। और ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा जल्दी। ठीक है, आ गया बहुत से स्टूडेंट का, बट उनको डाउट हो रहा है कि यार ये सही करा है हमने या गलत करा है। तो गलत नहीं है, सही है, आंसर इसका डी ही करेक्ट है, ठीक है ना। तो डरो मत। देखो अब हमें ये अंदाजा लग गया, रेंज हाइट टाइम में से कुछ गिवन होगा तो हम यूज करने वाले हैं दोनों शॉर्टकट। इसी तरह किसी भी एंगल को पूछा गया हो, किसी पर्टिकुलर एंगल को पूछा गया हो, वेलोसिटी वगैरह गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो हम यूज करने वाले हैं tan अल्फा वाले रिजल्ट को। तो tan अल्फा का जो रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो हो गया वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई का फॉर्मूला हो गया हमारा यू साइन थीटा माइनस डी टी, ठीक है, और वी एक्स का फॉर्मूला हो गया यू कॉस थीटा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री, तो थीटा हो गया 30 डिग्री 30 मीटर पर सेकंड से। तो पता करके दो कि 1.5 सेकंड के बाद उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल यानी अल्फा कितना होगा। पुट करते हैं, यू की जगह आ गया हमारे पास 30, साइन 30 डिग्री 1/2, जी की जगह आ गया 10, टी की जगह 1.5, डिवाइडेड बाय यू की जगह 30 एंड cos 30 रूट 3/2। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 15 और ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो tan अल्फा 0 आने का मतलब अल्फा 0 हो गया। अल्फा 0 होने का मतलब जानते हो क्या हुआ, बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, तभी उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट ठीक है, गलत नहीं है। तो आंसर हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये भी प्रॉब्लम आपको 45 सेकंड के लिए मैंने दिया, इसको अटेम्प्ट करो। अब मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा, अब आप इसमें गड़बड़ नहीं करोगे। कंडीशंस देखते हुए रिजल्ट आप लगाना। ठीक है, मैं इसको रोक रहा हूं। अब देखो, जिन बच्चों का अभी भी मेरे ख्याल से ये आ गया होगा, अगर जिनका नहीं आ रहा वो मैं बताऊं क्यों नहीं आ रहा, या तो आप बिना पढ़े मेरे साथ क्रैश कोर्स कर रहे होगे, ठीक है ना। भी क्रैश कोर्स है, रेगुलर क्लासरूम थोड़ा है कि यहाँ पर हम सारी चीजें सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर भी लेंगे तो ये लेक्चर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा पूरा, ठीक है ना। फिर उसको डिस्कस करने के लिए बहुत सारे लेक्चर्स चाहिए होंगे। तो हम स्टडी कर रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का बेसिक यही होता है कि आपने पूरे साल भर की तैयारी करी है, ठीक है ना, आपको बस खाली एक क्विक रिवीजन चाहिए, सारी चीजें एग्जाम के लिए चाहिए जो आपको परफेक्ट कर दें, ठीक है ना। आपसे जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, आप जो टाइम लिमिट में सवाल नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीजें, वो सारी गलतियां इस जो गिवन टाइम है इसके अंदर हम दूर कर लें, ठीक है ना, और हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से हो। ये होता है क्रैश कोर्स का मतलब। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं और हम इन 1 महीने में पढ़ लेंगे। भाई पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो 1 महीने में क्या पढ़ लेंगे हम, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। फिर थोड़े बहुत ही सवाल कर पाएंगे, फिर हम पूछेंगे हमारे 120 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, तो ये पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, साल भर मन लगा के तैयारी करो, फिर आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा किसी से हमारे इतने आ जाएंगे उतने आ जाएंगे। और अगर आप पढ़ चुके हो तो आप मेरे साथ रिवाइज कर लो, फिर ये गारंटी है कि अब आप छप्पर फाड़ के नंबर लाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आना नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू, रेंज
सॉरी इफ मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द रेंज, तो अगेन एच और आर का रिलेशन गिवन है, तो हमें पूरा इंडिकेशन दे दिया कि हम यूज करने वाले हैं आर टेन थीटा इक्वल्स टू 4h। पुट कर दो h की जगह r/2, तो आर टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू r/2, आर कैंसिल हुआ और टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब टेन थीटा 2 आने के बाद आपको रेंज निकालनी है, ऑब्वियसली रेंज का फॉर्मूला यूज करोगे, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा डालना पड़ेगा, अवेलेबल टेन थीटा वो भी गंदा सा अवेलेबल है, तो तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो ये हो गया थीटा 2/1√5, ठीक है ना। अब हम रेंज का फॉर्मूला लगा लेंगे, 2u² साइन थीटा विच इज 2/√5 कॉस थीटा विच इज 1/√5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय g, बस हो गया सिंप्लीफाई। तो ऊपर आ गया 4u²/5g। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो कहां टाइम लगा, तो जो बच्चे कह रहे नहीं सर को जाता, अरे यार मैं आपसे बात भी कर रहा हूं तब भी मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं, बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, आप भी कर सकते हो। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए कि नहीं हमसे तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर पाएंगे, भाई करो, ठीक है ना। आप नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा। तो डॉक्टर बनना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें गिवन टाइम लिमिट में आनी चाहिए, तब हमारा एग्जाम अच्छा होगा। अब देखते हैं इसको, ये इसमें आपको ठीक है, तो अगेन इसमें भी आपको 45 सेकंड मैंने दिए, बट वैसे ही आप 30 सेकंड में कर सकते हो, तो कोशिश करो विद इन 30 सेकंड आपका ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, आ गया बच्चों का, बट कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे करें कैसे करें। तो 45 सेकंड तो आई थिंक इसके लिए ज्यादा ही हो गए, तो इसको रोक देते हैं, ठीक है। तो आपका 30 सेकंड में आ गया, जिन बच्चों का आ गया उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त, जिनका नहीं आया सोच रहे कैसे करें, भाई प्रैक्टिस की कमी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अपने आप ऐसे सवाल आने लग जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना। ये कह रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, तो रेंज का फॉर्मूला हो गया, अब मैं यूज कर रहा हूं u² sin 2 थीटा, क्योंकि 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता मैं, तो साइन 15 कॉस 15 परेशान कर देगा, साइन 2 थीटा 15 2 30 हो गया, ठीक है ना, तो वो हमें पता है। तो u² sin 2 थीटा विच इज 30 डिग्री बाई जी, ये हो गई रेंज, और ये रेंज हमें दे रखी है 1.5 किलोमीटर, अब सॉरी 1.5 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यू सेम रख रहा है 45 डिग्री का एंगल पर फायर कर रहा है, तो रेंज मैक्सिमम होगी और u²/g उसका फॉर्मूला होगा। फिर भी मान लो अगर क्लिक नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पर 45 डाल दो तो ये 90 हो जाएगा, बाय जी हो जाएगा, और ये रेंज आपको निकालनी है, तो डिवाइड करके निकाल लो, कौन सा बहुत बड़ा काम है। तो इस रेंज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, r' की वैल्यू ले लेते हैं, r' की वैल्यू हमारे पास डिवाइड करने के बाद 3 किलोमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन ये यार थोड़ा सा ना, अब कई लोग बच्चों की तरह चिल्ला रहे सर सी 2 बार दे रखा, अरे भाई उसको बी कर लो यार, ये कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया। तो आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, अगेन 45 सेकंड। क्या यूज करना ये मत पूछना, ठीक है ना, कोशिश करना। मैं 45 सेकंड दे रहा हूं तो आप 30 सेकंड में आंसर निकाल के दो। आ गया ना, नहीं लग रहा होगा अब ज्यादा टाइम, ठीक है, अब आइडिया लग गया आपको प्रॉब्लम करने का। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो हमें दे रखा है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी ux हमें दे रखा है a एंड uy हमें दे रखा है b, ओके। ये बोल रहा है रेंज इज डबल द मैक्सिमम हाइट, तो रेंज की वैल्यू हाइट की डबल है, तो ये इंडिकेशन दे रखा है कि r tan थीटा इक्वल्स टू 4h यूज करो। अब तो आदत पड़ गई है ना, तो बस ये प्रैक्टिस में क्या होता है, जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में क्या होता है कि अगर हम टाइमिंग के साथ प्रॉब्लम अटेम्प्ट नहीं करते
तो वहां जाके बम फूटता है, ठीक है ना, और वहां पर फिर हम मैनेज नहीं कर पाते टाइम के प्रेशर को। तो हमसे किसी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लग जाता है, किसी सब्जेक्ट में कम टाइम लग, वो इसीलिए लग जाता है कि टीचर आपको पूरे साल कहता रहता है कि यार 1 मिनट के अंदर प्रॉब्लम करना है, पर घर पे करता कौन है? बात तो ये है ना कि करता कौन है, 2 4 5 10 लोग कर लेते हैं, बट सारे तो सुनते नहीं। इसीलिए ये जो है ना, इस तरीके से मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ कि टाइम लिमिट के अंदर तो करो यार प्रॉब्लम। अभी भी कहोगे नहीं होता तो फिर वहां एग्जाम में भी नहीं होगा, ये भी तय है। फिर एग्जाम में 20 25 30 ही प्रॉब्लम होंगे, फिर वो 100 120 नंबर पे गाड़ी अटकेगी, फिर सिलेक्शन रुक जाएगा। तो अभी भी टाइम है आपके पास, अच्छे से मेरे साथ मेहनत कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। आप कहीं से भी पढ़ के आए उससे कोई मतलब नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस सही कर लेते हो लास्ट मोमेंट पे आपका सिलेक्शन 100% है। तो रेंज आपको 2h दे रखी है, मैंने यूज किया r tan थीटा इक्वल्स टू 4h। r की जगह मैंने 2h पुट किया, तो अगेन tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 के बराबर, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमें कोई रेंज वेंज नहीं निकालनी, हाइट नहीं निकालनी। लास्ट प्रॉब्लम में हमने रेंज निकाल लिया था, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है ए और बी का रिलेशन बताओ। अब कैसे बताओगे? देखो tan थीटा क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो हो गया uy अपॉन ux के बराबर, यानी tan थीटा की जगह मैंने पुट किया b बाई ए इक्वल्स टू 2, रिजल्ट मिल गया b इक्वल्स टू 2a। अब आप वेरीफाई कर लो, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। सिंपल 30 सेकंड का प्रॉब्लम था। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है ना, जो अब आप देख रहे हो, इस तरीके के प्रॉब्लम में अभी करना मत शुरू कर दें, चीटिंग मत करना। पहले एक बार मैं बता दूं, तो जब भी ये प्रोजेक्टाइल 2 टॉवर को क्रॉस करते हुए जाती है और उन टॉवर के बीच का टाइम गैप या उन टॉवर के बीच का सेपरेशन पूछा जाए, तो ऐसे प्रॉब्लम करने के 2 तरीके होते हैं। तो हमेशा हमें हिट एंड ट्रायल से वेरीफाई करना पड़ता है कौन सा तरीका आसान है, कौन सा तरीका लेंदी है। इसलिए जनरली ऐसा प्रॉब्लम 1 से 1.5 मिनट ले लेता है, ठीक है ना। तो 1 से 1.5 मिनट ले लेता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है आपने जो पहला तरीका लगाया वो पहला तरीका ही सही तरीका था या दूसरा तरीका सही। अगर मान लो आपने पहला तरीका सही लगाया तो आप अभी शुरू मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं, जब टाइम दूंगा तब स्टार्ट करना। तो जो आपने पहला तरीका लगाया अगर उससे सही हो गया, किस्मत अच्छी है, आंसर आ गया, ठीक है ना। नहीं तो फिर हमें दूसरे तरीके पे जाना पड़ता है। तो ये एग्जाम के लिए अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, सेट कर लेना कि अगर हमें 2 टॉवर क्रॉस करने का आता है सवाल, उनके बीच का गैप या टाइम निकालना है, तो सवाल टाइम लेगा, ठीक है ना। आराम से करना है, गलती नहीं करनी। अब शुरू करो, मैं आपको 1 मिनट 15 सेकंड दे रहा हूं। मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। मेरे पास जो 2 मेथड है, इससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कौन सा इसमें परफेक्ट मेथड है। ये हमेशा वेरीफाई करना पड़ेगा एग्जाम में। तो जिन बच्चों का बाय डिफॉल्ट मेथड सही लग गया होगा उनका आंसर इतनी देर में तो आ गया होगा, 45 सेकंड में। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं, ठीक है ना। आप दोनों मेथड देखो कि टॉवर वाले सवालों में कौन से ऐसे 2 मेथड होते हैं जिनसे प्रॉब्लम किए जाते हैं। देखो, हमें एग्जाम में नहीं पता होगा कि हमारा किस मेथड से जल्दी आएगा, ठीक है ना। बट हम जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लें यार ये मेथड तो उलझाता चला जा रहा है, तो बेहतर है दूसरे मेथड पे स्विच कर जाएं, ठीक है ना। तो एक सवाल के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। अब देखो बेटा, सीखो। आपने यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया 52 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। एंगल दे रखा है tan अल्फा बराबर 5/12, तो गंदा सा एंगल दे रखा है, ठीक है ना। 5 ये हो गया, 12 ये हो गया, 13 ये हो गया। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ा ताकि हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा के वैल्यू भी निकाल पाए। अब ये कह रहा है एटलीस्ट 15 मीटर अबव प्रोजेक्टाइल कितनी देर के लिए है, मतलब हमें यहां से यहां का टाइम गैप निकालना है। तो फर्स्ट मेथड ये कि हम यहां की स्पीड निकालते हैं और ये एंगल निकालते हैं। कैसे? स्पीड निकालने के लिए हम अपना मैकेनिकल एनर्जी या थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। इसे यूज करते ही हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है। देखो, तो अगर मैं मेथड नंबर 1 लगाऊं, ठीक है ना, बहुत ध्यान, पहले अप्रोच सुन लो। पहले हम v निकालेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, u² - 2gh या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन।
v निकालने के बाद हम थीटा निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, उसको यूज करके तो 52 cos अल्फा बराबर v cos थीटा करके हमारे पास थीटा आएगा। ठीक है ना। अगर ये चीज जल्दी आ गई, उलझी नहीं, अटकी नहीं, ठीक है ना, तो समझ जाएंगे मेथड सही है। ठीक है ना। बट अगर इसमें बहुत गंदे रिजल्ट बने, ठीक है ना, जिसमें हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन करने में, तो ये मेथड गड़बड़ मेथड है। अच्छा आगे सुनो, वंस यू हैव ऑब्टेन्ड वी और थीटा, अब ये यहां से यहां तक का आपको टाइम डिफरेंस निकालना है। भूल जाओ बाकी सब प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये ऐसा लग रहा है ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, तो यहां से यहां का टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल लो, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल थीटा लेकर के बाय यूजिंग 2v sin थीटा बाय g आपके पास डेल्टा t आ जाएगा। डेल्टा एक्स निकालना है तो आप रेंज का फॉर्मूला लगा लो। बट ये सब इस बात पे डिपेंडेंट है कि वी और थीटा कितनी जल्दी आता है। ठीक है ना। तो यही हमें क्वेश्चन में पहचान करना होता है। ठीक है ना। अगर वी और थीटा आने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, दैट मींस मेथड 1 के लिए ये सवाल नहीं बना। अब देखो मैं कर रहा हूं, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाया, देखें क्या होता है। तो यू स्क्वायर हो गया 52 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2, जी की जगह 10 और h की जगह हमारे पास आ गया 50। अब एक तो पहले मरे 52 का स्क्वायर करने में, गिरते पड़ते 52 का स्क्वायर किया। अब क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मेरे को तो पता है 2704, पर आप तो सॉल्व करोगे, ठीक है ना। 52 को मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2404, v की वैल्यू आ गई रूट अंडर 2404। कितना गंदा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। तो यहीं से ये इंडिकेशन दे रहा है नहीं भाई गलत रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है ना, गलत रास्ते पे चल रहे हो इसलिए गलत वैल्यूज आ रहे हैं। तो खैर चलो मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ। 49 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू मिला, मान लो गिरते पड़ते हमने निकाल लिया। अब हमारा काम होगा थीटा निकालना, जिसके लिए हम यूज करेंगे v cos थीटा u cos अल्फा। ठीक है ना। चलो यूज किया तो 49 cos थीटा हमें नहीं पता, u की वैल्यू हमारे पास होगी 52 और cos अल्फा की वैल्यू हो गई 12/13। ठीक, यहां से ये 4 से कटा और cos थीटा की वैल्यू आ गई 48/49। अब आपको सर cos थीटा तो आराम से आ गया। अरे भाई cos थीटा आ गया, पर चाहिए तो sin थीटा है ना टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में। अब हम परेशान हो गए क्योंकि हमें चाहिए sin थीटा, हमारे पास आया cos थीटा, वो भी खतरनाक गंदा आया। ठीक है ना। अब sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब भैया रुक जाओ, और दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस प्रॉब्लम। वहीं पर अगर ये बहुत आसान होता, ये एंगल 60 डिग्री दे देता, इधर का एंगल हमारा बहुत आराम से मक्खन मलाई करके 45 डिग्री आ जाता, तो हमें कोई एतराज नहीं था। ठीक है ना। जितनी जल्दी v आ जाता, जितनी जल्दी एंगल आ जाता, उतनी जल्दी टाइम आ जाता, हमारा मेथड परफेक्ट हो जाता। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा 2 मेथड चलते हैं। अब मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड ये है, हमें y दे रखा है तो हम y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज कर लेते हैं, जो कि हो गई y इक्वल्स टू uy_t माइनस हाफ gt स्क्वायर। y की वैल्यू हमारे पास होगी 15। अब कई बार क्या होता है, y की वैल्यू तो गिवन होती है बट ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में नानी याद आ जाती है, गंदी क्वाड्रेटिक बनती है। तो जब ये गंदी क्वाड्रेटिक बने तो समझ जाना ये मेथड गंदा है, और जब सिंपल क्वाड्रेटिक बने जिसके फैक्टर बड़ी आसानी से निकल जाए तो फिर ये पहचाने कि ये मेथड अच्छा है। तो जिन बच्चों ने पहली बार में ये y की क्वाड्रेटिक बना करके सवाल कर लिया होगा, ठीक है ना, तो उनका जल्दी हो गया होगा, उनका आंसर 45 सेकंड से कम टाइम में आ गया होगा। बट जो इस तरीके में घुसे होंगे वो उलझ गए होंगे, इसलिए उनका टाइम ज्यादा लगा होगा। पर अब एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको दोनों मेथड मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया ये सवाल आपका 1.5 मिनट खाएगा। ठीक है ना। चलो uy की वैल्यू डालते हैं, एंड uy की वैल्यू हो गई हमारी 52 साइन अल्फा। तो 52 साइन अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 5/13 t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है ना। 5 पूरी इक्वेशन से उड़ा दो तो ये बचा 3 4t माइनस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से फैक्टर भी बहुत आसान बन गए, माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और यहां से t की 2 वैल्यू आ गई 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। बट हमें ना 1 चाहिए ना 3 चाहिए, हमें दोनों के बीच का गैप चाहिए विच इज 2 सेकेंड। हेंस ऑप्शन इज बी करेक्ट। सेट दिमाग में, यही एग्जाम के लिए हमें रिवाइज करके जाना होता है। ठीक है ना। तो अब आपको मेरे ख्याल से ये टॉवर के ऊपर से जंप करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या, खैर बॉडी को जंप करने में दिक्कत नहीं, करो। ये भी अच्छा ठीक प्रॉब्लम है, 45 सेकंड का टाइम। इसके साथ में एक और चीज भी आपको बताऊंगा जो अगेन आपको रिवाइज करके जानी चाहिए। पहले आप इसको अटेम्प्ट करो। वैसे तो ये 30 सेकंड में ही आ जाएगा अगर आपके पास दिमाग है, थोड़ा सा अगर आप लगा लो, ठीक है ना।
दिमाग का इस्तेमाल करो, खाली मत छोड़ो उसको, तो आपका 30 सेकंड में प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। तो मैं इसको रोक रहा हूं। ये कुछ बच्चों का आया, पता है आना सबका चाहिए था, बट जनरली होता भी यही है, क्लास के अंदर भी पढ़ाओ तो जनरली कुछ बच्चों का आता है, बाकी कुछ हड़बड़ाते रह जाते हैं। अब देखो, आपको इस जगह की स्पीड निकालनी है। ये गिवन है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये भी 90 माइनस अल्फा हो गया, तो वर्टिकल से ये एंगल अल्फा बनेगा। ठीक है ना। अब आप टेक्निक यूज कर लो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होते हैं, तो इधर आ गया सॉरी v साइन अल्फा कंपोनेंट एंड इधर आ गया हमारा v cos अल्फा। ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, हम यहां इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो u cos अल्फा इक्वल्स टू v साइन अल्फा। यहां से हमारे पास v का वैल्यू आ गया u cot अल्फा। तो आप बताओ ये कितनी देर का प्रॉब्लम था? मेरे ख्याल से तो 20 सेकंड का भी नहीं था, बट ये कि उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम क्लिक करना चाहिए। अब दूसरी चीज, दूसरा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये आईआईटी में आया हुआ बरसों पुराना प्रॉब्लम है, और इसमें जनरली पूछा जाता है कितने टाइम बाद ये हॉरिजॉन्टल और कितने टाइम के बाद इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो जनरली मैंने कई बार कराया हुआ, लेक्चर्स में भी कराया हुआ है और आपने भी पढ़ा होगा, तो वो टाइम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज रहना चाहिए। तरीका ये होता है, वेक्टर फॉर्म में लिख लो वेलोसिटी u cos अल्फा आई कैप, u sin अल्फा जे कैप, ठीक है ना। और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, जो कि हो जाएगा अपना u cos अल्फा आई कैप एंड u sin अल्फा माइनस dt जे कैप। अब आप चाहते हो कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा लो, v डॉट u इक्वल्स टू 0, यहां से t का वैल्यू आ जाएगा u बाय g sin अल्फा। तो ये आपको मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया कि ये आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज रहना चाहिए। तो मेरे पास दो चॉइस थी, यहाँ तो ये रखता है, यहाँ ये रखता है। ये जनरल प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इसको छुआ नहीं, मैंने कहा मैं बता दूंगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए इस तरीके का प्रॉब्लम दे दिया। इसका एक और भी मेथड है कैलकुलेट करने का, वो आप यहाँ का एंगल जानते हो 90 माइनस अल्फा, तो आप यूज कर लो tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, और थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा डाल दो। बट एनी हाउ टाइम हमें जनरली याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ये हमें एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना। तो आई थिंक इतना तक क्लियर होगा, चलते हैं आगे। ओके, अब हम आ गए ट्रेजेक्ट्री पर, और इस ट्रेजेक्ट्री से आपको रेंज निकालनी है। आपको सिर्फ 30 सेकंड मिल रहे हैं, पर आप 20 सेकंड में भी इसको कर सकते हो। तो ट्रेजेक्ट्री से रेंज निकालो। ठीक है, आ गया। बहुत से बच्चों का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, मतलब बहुत ही सिंपल टाइप का प्रॉब्लम है, बट फिर भी कर लो कैलकुलेट, गलत नहीं होना चाहिए। मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो, ट्रेजेक्ट्री से रेंज कैसे निकालोगे? दो तरीके, या तो y0 पुट करके निकाल लो, या अपना डायरेक्ट तरीका यूज कर लो कि रेंज इक्वल्स टू a बाई बी। a हो गया x का कोफिशिएंट, b हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 16 बाय 5 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया 64 बाय 5, तो 12.8 मीटर इज द वैल्यू ऑफ रेंज। तो रेंज आ गई हमारे पास 12.4 कितना 8 मीटर। मान लो हाइट पूछता, तो ये नहीं खाली रेंज को कैलकुलेट किया, चलो भाई नमस्ते, सारी चीज रिवाइज करनी है। तो अगर मान लो हाइट पूछता, तो हम यूज करते r tan थीटा इक्वल्स टू 4h, ठीक है ना। रेंज हमारे पास आ चुकी है 64 बाय 5, ये भी एक बार कर लेते हैं। tan थीटा 16 हो गया इक्वल्स टू 4h, यहां से हमारे पास हाइट आ गई, ठीक है ना। मान लो टाइम पूछता, तो टाइम ऑफ लाइट पूछता, तो हम यूज कर लेते 1/8 gt स्क्वायर, सही है। मान लो हमसे क्या बचा, u पूछता, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम क्या करते हैं, किसी भी रेंज हाइट टाइम में से किसी भी एक का फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि रेंज पहले आ चुकी है, रेंज का यूज कर लो। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ठीक है ना। अब रेंज आप जानते हो, जी आपको पता है, थीटा आप tan थीटा बराबर 16 से निकाल चुके हो, तो ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा, तो वहां से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आप यू निकाल लोगे। सारी चीजें क्लियर हो गई। तो एक ट्रेजेक्ट्री से हमने सब कुछ कैलकुलेट करना सीख लिया। लेक्चर में पढ़ाते वक्त हम इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री का पंच, ठीक है ना, क्योंकि 5 चीजें हम इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा ये प्रॉब्लम, ये अच्छा प्रॉब्लम है, और इसमें करने के लिए आपको 45 सेकंड मैंने दिए। इस प्रॉब्लम की खास बात यह है कि अगर आपको क्लिक कर गया
तो आ जाएगा, नहीं किया तो आप बैठे 1.5 मिनट सोचते रह जाओ तब भी नहीं आएगा। हिंट बस इतनी है, डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, अपने आप क्लिक कर जाएगा। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो, हमेशा जिस प्रॉब्लम में डाउट है एक बार डायग्राम बना लो, ठीक है ना, चीजें उससे आधी तो क्लियर हो जाती हैं। ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल वॉल। तो वॉल के फुट से 2 मीटर डिस्टेंस पर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना। ये इसको क्लियर करते हुए जाती है एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर ऑन अदर साइड। अब तो क्लिक करा होगा। तो ये स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्टरी का ही तो सवाल है कि एक फुट ऑफ टावर से एक्स डिस्टेंस पर प्रोजेक्टाइल फेंकी, दूसरी तरफ जाके 4 मीटर पे गिरी, इनडायरेक्टली रेंज दे रहा है। क्या पूछ रहा है ये आपसे? हाइट ऑफ द वॉल पूछ रहा है। तो लगा दो स्पेशल फॉर्म। इसलिए मैंने कहा जब नहीं हो तो एक बार डायग्राम बना लो, आधी चीज वहां से क्लियर हो जाएगी। तो स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, वो इसी के लिए बनाए, आप इसको यूज करो। x की जगह हमारे पास आ गया 2 मीटर, tan थीटा हो गया 1 क्योंकि एंगल 45 है, x की जगह आ गया 2, रेंज हो गई 4 और 2 6 मीटर। तो फाइनल रिजल्ट आया, ये बचा 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3, फाइनल आंसर आ गया 4/3। तो हाइट ऑफ द टावर इज 4/3 मीटर, ऑप्शन डी करेक्ट। कहां टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है ना। प्रॉब्लम आसान है बट हम नहीं उसको अटेम्प्ट कर पा रहे, हम अप्रोच नहीं लगा पा रहे, या तो हमारी प्रैक्टिस कम है या फिर हमने पढ़ा ही नहीं वो रिजल्ट, तो फिर वो गलती हमारी है, ठीक है ना। वो गलती प्रॉब्लम की नहीं है कि वो प्रॉब्लम टाइम कंज्यूमिंग है। कठिन कठिन कुछ नहीं होता, अगर आपको आता है तो सब आसान है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम, 1 मिनट फिर रुक जाना, अभी मत शुरू हो जाना, पहले कहानी सुन लो। वेलोसिटी से ट्रेजेक्टरी निकालना, ठीक है ना। एक बार अच्छी तरीके से मेरी बात सुन लो, फिर हम लोग प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। वेलोसिटी से ट्रेजेक्टरी निकालना, ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है कि आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन होती है, ठीक। वेलोसिटी की इक्वेशन 2 टर्म में गिवन होती है, या तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो ट्रेजेक्टरी आसानी से आ जाती है। ऐसे प्रॉब्लम को करने में 30 सेकंड टू 45 सेकंड लग जाता है। पर अगर वेलोसिटी की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और इस बात पे डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। तो ऐसा प्रॉब्लम जनरली 1 मिनट या 1.25 मिनट का टाइम ले लेता है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाला प्रॉब्लम है या पोजीशन वाला, उसके हिसाब से आप डिसाइड करना। तो अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 1 मिनट। शुरू हो जाओ। अगेन अगर आपने किया हुआ होगा तो आपको आ जाएगा, नहीं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में ट्रेजेक्टरी। जिन बच्चों को नहीं आ रहा हो ये प्रॉब्लम, वो इंपॉर्टेंट लिख लेना और कंसेप्ट सीख लेना इसका। ठीक है, मैं इसको अब रोक रहा हूं। अब आप तरीका देखो। देखो बेटा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है और इक्वेशन गिवन है k1 i कैप एंड k2x j कैप। तरीका सुनो, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को dx बाई dt डालेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं पुट कर रहा हूं, तो dx बाई dt इक्वल्स टू k1, dt को इधर लाओ, तो dx हो गया k1 dt और इंटीग्रेट, ठीक है ना, 0 से t, लिमिट 0 से x। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज इक्वल्स टू k1t, ठीक है। अब सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को लेते हैं, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज dy बाई dt इक्वल्स टू k2x। अब मजे की बात देखो, y कंपोनेंट x के टर्म में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको इसमें पहले x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सवाल की खासियत यह है
कि y कंपोनेंट x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप पहले y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सपोज करो ये प्रॉब्लम ऐसे होता कि k1y प्लस k2, तो अब x कंपोनेंट y पे डिपेंडेंट है, तो आप क्या करोगे, आप x वाले को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले आपको y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इस प्रॉब्लम की पहचान होती है, जिसके दो वर्जन होते हैं, k1y प्लस k2, आप होमवर्क में कर लेना, और k1i कैप प्लस k2j कैप मैं आपको यहां कंप्लीट कर दे रहा हूं। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले x पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इधर x का वैल्यू पुट किया विच इज k1t, फिर इसको इधर ला करके इंटीग्रेट करेंगे, तो k1 k2 t dt। तो अगर जिन बच्चों ने किया होगा रेगुलर क्लास में ये, तो उनका आ गया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा ऑब्वियसली उनको दिक्कत आई होगी। तो k1 k2 t स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास x और y की दोनों की इक्वेशन आ गई टाइम के फंक्शन में। अब हमें ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो मतलब x और y की इक्वेशन निकालनी है, तो आपस में मिक्स करना पड़ेगा। एक से t की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू k1 k2 बाई 2, k1 k2 बाई 2 टाइम्स t स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ t इज x बाई k1, तो x स्क्वायर बाई k1 स्क्वायर, ये यहां से गया, एंड फाइनल आंसर इज k2 बाई 2 k1 टाइम्स x स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, k2 बाई 2 k1 हमें दिख रहा है, k2 बाई 2 k1, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ आ गया ये प्रॉब्लम भी। अब आप इसको लिख लो अपनी कॉपी में कि ये भी स्पेशल प्रॉब्लम है, एग्जाम में हमें सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, जो हमारा स्टेयर वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार मैं छोटा सा क्विक रिवीजन आपको करा दूं, ठीक है ना। तो एक बार स्टेयर वाले प्रॉब्लम का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने को देता हूं। ये मैंने जानबूझ के रखा है, और ज्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम गलत होने वाला है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको लगेगा कि यार बहुत आसान है, हम आराम से कर लेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के ये स्टेयर वाला प्रॉब्लम रखा है। तो हम एक स्टेयर के ऊपर से बॉल रोल कराने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो है कि अगर बॉल nth स्टेयर पे गिरती है तो n की वैल्यू बताओ। तो y की वैल्यू हो गई nh, x की वैल्यू हो गई nb, हम इसको ट्रेजेक्टरी में पुट कर देते हैं हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर में, और यहाँ से नंबर ऑफ स्टेयर की वैल्यू आ जाती है 2u स्क्वायर h बाई जी बी स्क्वायर। ये आपने नॉर्मली क्लासरूम स्टडी में पढ़ा होगा, ठीक है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने भी ये पढ़ रखा होगा। बट प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, थोड़ा सोच समझ के करना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। आपको सिर्फ 45 सेकंड दिए मैंने, करो अटेम्प्ट। आपको स्पीड निकालनी है कि बॉल, मिनिमम स्पीड कि बॉल लोएस्ट प्लेन पर हिट करे। आप इसमें 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, 45 सेकंड भी नहीं, मैंने 1 मिनट दिया आपको, करो आराम से। क्या हुआ, फंस गए बहुत से बच्चे, और आपका इसमें फंसना तय था, ठीक है ना। मैं बताता हूं क्यों, पहले टाइम अप होने दो, फिर आप देखना कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो अब इसको मैं रोक रहा हूं। देखो, आप में से ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, ठीक है, एक बार मैं बता दूं। आपने देखा बॉल को यहाँ कहां पर हमें ले जाना है, रोलिंग अपर मेस प्लेन टू हिट द लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट प्लेन पर बॉल को हिट कराना है। तो एक्चुअली में बॉल ने 1 2 3 यानी थर्ड स्टेयर पे जाकर के गिरना है। तो नंबर ऑफ स्टेयर का तो फॉर्मूला खैर सबको याद ही होता है, 2u स्क्वायर h बाई जी बी स्क्वायर, ठीक है ना। आप में से बहुत से बच्चों ने n की वैल्यू 3 पुट करी, क्योंकि उनको पता है थर्ड स्टेयर पे बॉल गिरानी है, और u की वैल्यू निकाल ली, इसमें ऑप्शन ही नहीं मिला होगा, ठीक। तो ये हो गया आपके साथ, मतलब आपका खेल खराब हो गया, ठीक है ना। अब अच्छी तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी का कंसेप्ट सुनो, ठीक है ना। फिर इस प्रॉब्लम को अगर एग्जाम में आया तो गलत मत करके आना। तो प्रॉब्लम बहुत स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसी चीज जनरली ढूंढ नहीं पाते हो, इसलिए मैंने ये रखा है। देखो, मिनिमम और मैक्सिमम का पंगा क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। ये होगी फर्स्ट स्टेयर, ये सेकंड, ये थर्ड। आप यहां से बॉल को रोल करा रहे हो, ठीक है।
आप बॉल की मिनिमम स्पीड निकालना चाहते हो कि वो थर्ड स्टेयर पे गिरे। ठीक, ध्यान से सुनना। तो थर्ड स्टेयर पे आप बॉल की मिनिमम स्पीड, क्या ये मिनिमम स्पीड है? नहीं, ये तो आराम से गिर रही है। और थोड़ी कम करते हैं, क्या ये मिनिमम स्पीड है? अभी भी नहीं। और थोड़ी सी कम करते हैं, क्या ये मिनिमम स्पीड है? अभी भी नहीं। और थोड़ी कम करते हैं, क्या ये मिनिमम स्पीड है? हाँ, क्योंकि अब अगर हमने कम कर दी तो बॉल सेकंड के ऊपर गिरने लगेगी। तो कंसेप्ट ये है मिनिमम स्पीड का कि अगर आप बॉल को पर्टिकुलर स्टेयर पे गिराना चाहते हो और मिनिमम स्पीड निकालना चाहते हो तो बॉल को इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करो कि ये पिछली वाली स्टेयर का बस कॉर्नर टच करते हुए आकर के इस पे गिरे। सही है? तो आपको क्या करना है? कॉर्नर टच कराना है और यहां पर गिराना है। तो आपको सर सही तो किया था यार, एन की जगह 3 पुट कर दिया था हमने। अब थोड़ा पेशेंस रखो, मैक्सिमम पर आते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड अगर आपको गिरानी है, निकालनी है, तो आप क्या करोगे? बस थर्ड के कॉर्नर तक प्रोजेक्ट करने वाली स्पीड निकाल लो, दैट इज मैक्सिमम स्पीड। ठीक, आपको सर अभी भी तो सही है, एन की जगह 3 तो पुट किया था। अब सुनना ध्यान से, ठीक है ना, बहुत ध्यान से शब्द सुनना। तो 2 की, ठीक है, ध्यान से सुनना, सेकंड स्टेयर की जो मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है, सेकंड स्टेयर की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो थर्ड स्टेयर की मिनिमम स्पीड होगी। सोचो, तो सेकंड स्टेयर की मैक्सिमम स्पीड यानी सेकंड के बिल्कुल कॉर्नर पे गिरे और वही थर्ड स्टेयर की मिनिमम स्पीड हो गई, तो उससे हल्का सा ज्यादा कर दिया तो थर्ड पे गिरने लग गई। तो अगर फोर्थ स्टेयर की मिनिमम स्पीड निकालनी है तो थर्ड स्टेयर की मैक्सिमम स्पीड निकालो। तो nth स्टेयर की मिनिमम स्पीड निकालनी है तो n-1th स्टेयर की मैक्सिमम स्पीड निकालो। अब सस्पेंस समझ आया आपको? अरे सर ये था क्या इसके अंदर, हमने तो सुना ही नहीं था। तो क्या करना है? थर्ड स्टेयर की मिनिमम स्पीड निकालनी है तो सेकंड की मैक्सिमम स्पीड निकालो, यानी यहां n की वैल्यू 3 नहीं, यहां n की वैल्यू 2 पुट करके u की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, यानी सेकंड स्टेयर की मैक्सिमम स्पीड निकालो। दैट विल बी द मिनिमम स्पीड फॉर थर्ड स्टेयर। समझ आ गया? तो अब मैं यहां पर n की जगह पुट कर रहा हूं 2 इक्वल्स टू 2 u स्क्वायर, हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर तो 0.1, g की जगह 10 आ गया, b स्क्वायर हो गया 0.2 इंटू 0.2। ठीक है ना बेटा? तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0.1 से ये कैंसिल हो गया, एक 2 से 2 उड़ गया, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 एंड u की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या बोलोगे इस 2 मीटर पर सेकंड को? तो दिस इज अ मैक्सिमम स्पीड फॉर बॉल टू फॉल ऑन second stair and this is the minimum speed for ball to fall on third stair। तो मिनिमम स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 से ज्यादा करा तो थर्ड पे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अब समझ आ गया? तो आप गलती मत करना, ठीक है ना? तो अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना? बहुत कम मिलेंगे आपको इस टाइप के प्रॉब्लम और एग्जाम में आपको गलत नहीं करके आना। चलते हैं आगे। तो अब आप क्या करो, थोड़ा खेलो कूदो उसके अंदर। तो फोर्थ की होमवर्क दे रहा हूं आपको, फोर्थ स्टेयर पे बॉल गिरानी है की मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकालो। ठीक है ना? कर लोगे अब अपने आप? तो फोर्थ स्टेयर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड आपको निकालनी है। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, रखना था इसलिए मैंने इसको रखा क्योंकि जनरली सब करते हैं तो आपको भी करके जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें मिलने जा रहे हैं 30 सेकंड बस, और इससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी के ऊपर बेस्ड है। मेरे ख्याल से आ गया बहुत से बच्चों का आंसर, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है भी नहीं, तो मैं इसको रोक दे रहा हूँ। ठीक, ये प्लेन वाला प्रॉब्लम है, प्लेन फ्लाई कर रहा है, कितनी स्पीड दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कितने एल्टीट्यूड पर ये दे रखा है? तो एल्टीट्यूड दे रखा है 490 मीटर। हमें पता करना है कितनी दूरी से पैकेट फेंका जाए ताकि टारगेट पे गिर जाए, यानी एक्स की वैल्यू हमें इधर कैलकुलेट करनी है। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है इसको हमें पहले तो यार मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 इंटू 10/36, तो 6 जा 36, 6 10 जा तो 100/6 आ गया, मतलब 50/3 इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है ना? अब ट्रेजेक्टरी लगा रो, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर फिट करो, 2y/g का अंडर रूट टाइम्स u। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ गई √2, y की जगह हमारे पास आ गया 490, g की जगह आ गया 9.8, u की जगह हमारे पास 50/3। तो ये यहाँ से अंडर रूट 100 बचा,
तो रिजल्ट आ गया 500/3। तो 500/3 मीटर पर जाकर के गिरेगा। सिंपल था प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली ट्रेजेक्टरी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला अटेम्प्ट करो, ये थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम है, आपको इसमें 45 सेकंड दे रहा हूं। ठीक, ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। तो आई थिंक आ गया बहुत से बच्चों का। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अभी तक आप जितना प्रैक्टिस करके आ रहे हो उसके हिसाब से आराम से कर लेना चाहिए। तो आई थिंक मैं स्टार्ट करूं इसको। तो ये कह रहा है कि वो टाइम बताओ जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर हो, 60 डिग्री। तो हमें वो अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करना है यार सीधे। तो tan अल्फा इक्वल्स टू वी वाई विच इज जी टी बाय वी एक्स विच इज यू। सिंपल है, ठीक है ना। तो अल्फा की जगह हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं, तो tan 60 डिग्री, जी की जगह वही tan आ गया, टी हमें निकालना है, यू का वैल्यू 20/√3। tan 60 डिग्री हमारा √3 हो गया, ये यहाँ से निकल गया, t की जगह 2 सेकंड आ गया। तो आफ्टर टाइम 2 सेकंड जो एंगल होगा वेलोसिटी वेक्टर का वो हॉरिजॉन्टल से बोल लो 60 डिग्री का बनाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाँ, ये टॉवर के ऊपर फेंका गया है और आपको ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम निकालना है। अगेन आपको 45 सेकंड मैंने दिया। डायग्राम जरूर बना लेना और फिर इसको सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक मुश्किल नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो और करना भी क्वाड्रेटिक से ही है, मैंने आपको बताया ही था। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक टॉवर से जिसकी हाइट हमें दे रखी है 70 मीटर, हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया था इसको, 30 डिग्री पर, और ये जाकर के गिरती है ग्राउंड पर। हमें पता करना कितने टाइम बाद। तो टाइम तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप डिस्टेंस भी कर लो, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा और कंसेप्ट रिफाइन हो जाए आपका। तो इक्वेशन यूज करते हैं, -y u sin थीटा टी -12 GT² -70 u sin थीटा बेटा आ गया 50 sin 30, तो 25 हो गया ये, t -5t²। 5 को पहले उड़ा दो तो ये आ गया 14, 5t -t²। तो इक्वेशन बन गई t² -5t -14 इक्वल्स टू 0। फैक्टर 7 और 2 हो गए, ठीक है ना। तो t² -7t प्लस 2t -14 इक्वल्स टू 0, और t की वैल्यू हमारे पास 7 सेकंड आ गई। दूसरा -2, टाइम कितना भी खराब हो नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम की वैल्यू 7 सेकंड हो गई। चलते हैं आगे। हाँ, अब आ गया आपका रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब सारी चीजें आ जाएंगी। ओवरटेकिंग में एक बार अभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना। ओवरटेकिंग का कंसेप्ट मैंने आपको जैसा फेज 1 में सिखाया था, किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ, ठीक है ना, और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन देखते हुए सेकंड इक्वेशन का यूज करके टाइम ऑफ ओवरटेकिंग निकालोगे। इसके बाद हम लोगों ने सीखे थे एस्केलेटर मैन वाले कंसेप्ट, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। बट क्योंकि कंसेप्ट मैं सारे सिखा चुका हूं तो मैं आपको प्रॉब्लम के साथ रिवाइज कराते जाऊंगा। फिर अपना रिवर वाला कंसेप्ट जिसमें मिनिमम टाइम और नो ड्रिफ्टिंग का केस ही पेटेंटेड केस होता है, वो जनरली रहता है। और फिर लास्ट में हमारा जो आ जाएगा अपना रेन मैन वाला, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करो आप प्रॉब्लम, और मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ प्रॉब्लम। 45 सेकंड का इसमें टाइम दे रहा हूँ, करो कंप्लीट। हर रिलेटिव के प्रॉब्लम में डायग्राम जरूर बनाना है, और जितने ओवरटेकिंग चेजिंग के हैं किसी एक पे बैठ के ऑब्जर्व करना है आपको।
तो पहला प्रॉब्लम है, शायद आप थोड़ा सा अटक रहे हो, बट अटकना नहीं चाहिए, मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है साइक्लिस्ट इज 96 मीटर बिहाइंड, तो साइक्लिस्ट यहाँ पर है 96 मीटर पीछे और बस यहाँ पर है। कहता है बस इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेशन बस का दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइक्लिस्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से, हमें पता करना है कितने देर बाद ये इसको ओवरटेक करके निकल जाएगा। तो पहला काम, बोरिया बिस्तरा उठाओ, बस के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है ना। बस के ऊपर बैठते ही बस की सारी चीजें साइक्लिस्ट को ट्रांसफर हो जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी तो बेचारे के पास कुछ है नहीं, तो ट्रांसफर क्या करोगे, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास बचेगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ट्रांसफर हो जाएगा इधर की तरफ और ये ए रिलेटिव बन जाएगा और ये इसको रिटार्डेशन की तरफ मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस का वैल्यू हमारा 96 मीटर हो गया। तो अगर इसने ओवरटेक करना है तो 96 मीटर की दूरी कवर करके जानी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन लगाओ, सवाल खत्म, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, तो 96 यू रिलेटिव की जगह आ गया 20t, माइनस माइनस इसलिए आया क्योंकि ए का डायरेक्शन यू के अपोजिट डायरेक्शन में, हाफ इंटू 2t स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन गई t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर, तो 96 चाहिए हमें, तो 12 8 जा 96, ठीक। तो यहाँ पर हमारा माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96। यहाँ पर मजे की बात है, टाइम की जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। अब इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझो। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये कि पहले साइक्लिस्ट ओवरटेक करके निकला, फिर बस ओवरटेक करके निकली। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझो, मान लो मैं अपनी कार में बैठ करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने गाड़ी जो है भी धीरे धीरे चला रखी है, पीछे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको लगा रहे सर यार कार में बैठ करके जा रहे हैं, उसकी स्कूटी है, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, वो जोश में आ गया, चलो आज सर को ओवरटेक करते हैं। तो वो मेरे को ओवरटेक करता हुआ जा रहा है। तो थोड़ा फील के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब जैसे ही वो मेरे को ओवरटेक करके जा रहा है, वो कह रहा है अरे सर आप कार में बैठे हुए इतनी धीरे धीरे चल रहे हो, कोई बात है, ठीक है ना। मतलब उसने मेरी थोड़ी सी ईगो हर्ट करी। तो मैंने कहा यार बच्चा है, चलो जाने दो। तो पहले तो वो ओवरटेक करके चला गया, पर वो मान ही नहीं रहा, कह रहा नहीं सर मेरे को ओवरटेक करके दिखाओ। फिर मैंने एक्सीलरेटर पे पाँव रखा, ठीक है ना, और मैंने उसको ओवरटेक करके आगे निकल गया। तो यहाँ दो ओवरटेकिंग हुई, एक पहले उसने करी, दूसरी फिर मैंने करी। सिमिलर मैनर में यहाँ साइक्लिस्ट ने ओवरटेकिंग करनी है पहले और फिर बस वाला उसको ओवरटेक करके निकल जाएगा। तो हमें पता करना है साइक्लिस्ट कितनी देर में ओवरटेक करेगा, तो वो आ गया 8 सेकेंड। समझ आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एस्केलेटर का, करो, इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। एस्केलेटर का प्रॉब्लम आपके में आई थिंक 2015 में आया था शायद, ठीक है ना। तो इसलिए हर तरीके का प्रॉब्लम है, सब चीज की प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम में जाएंगे। स्टॉल्ड एस्केलेटर, जिनका थोड़ा अंग्रेजी में हाथ पांव कमजोर है, स्टॉल्ड एस्केलेटर मतलब रुका हुआ एस्केलेटर है, ठीक है ना। तो 45 सेकंड ही मिलेंगे आपको, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। बस अब आप एक बार वापस से कंसेप्ट रिवाइज करो। तो जैसे ये एस्केलेटर है, ठीक है ना, एस्केलेटर की स्पीड ऑब्वियसली वी ले लेते हैं। अब कोई पर्सन है वो इस एस्केलेटर के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड वी ले लेते हैं। हमें जो ग्राउंड से दिखाई देगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज वी प्लस वी, ठीक है ना। तो अब अगर एस्केलेटर रुका हुआ होगा तो हमें दिखाई देगा सिर्फ वी ठीक है ना, तो वही मैन की वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैन एस्केलेटर के ऊपर रुका हुआ होगा, सिर्फ एस्केलेटर चल रहा होगा, तो हमें सिर्फ वी दिखाई देगा। दोनों चल रहे होंगे तो वी प्लस वी का रिजल्टेंट दिखाई देगा। टाइम निकालने का तरीका हो गया dy/vm, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन जो भी स्पीड से मैन उसके ऊपर मूव कर रहा है। चलो अब हम प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करते हैं। ये पहले पार्ट में बोल रहा है इट टेक्स 90 सेकंड ऑन स्टॉल्ड एस्केलेटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैन चल रहा है, एस्केलेटर नहीं चल रहा, उसके ऊपर उस पर्सन को चल के जाने में 90 सेकंड लगते हैं। तो इक्वेशन बन गई 90 d/vme, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। When he stands on it, the moving escalator takes 60 सेकंड। अब मैन नहीं चल रहा, सिर्फ एस्केलेटर चल रहा है, तो अब टाइम लगेगा 60 d बाय और vm की जगह आ जाएगा ve, ठीक है ना, क्योंकि vme वाला पार्ट 0 है। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब अगर दोनों चल रहे हो तो टाइम कितना लगेगा, तो भाई हमें क्या पता कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा d/vm। अब करने क्या वाले हैं, vm की वैल्यू पुट कर देंगे, vme प्लस vme, यहां से मिल गया v, यहां से मिल गया, पुट करते हैं। तो d/90 d/60, ऊपर आ गया 90 × 60, नीचे आ गया 150, ठीक है ना, d कैंसिल आउट हो गया।
तो ये रिजल्ट बना 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 18 और फाइनल आंसर आ गया 36 और यूनिट हमारा टाइम का इसमें क्या चल रहा था, सेकंड। तो 36 सेकंड लगेंगे जब मूविंग एस्केलेटर के ऊपर वो पर्सन चलता हुआ जाएगा क्रॉस करने में। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। तो हो गया रिवाइज, ठीक है ना। तो ये एस्केलेटर मैन का सिंपल सा कंसेप्ट था। अब इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब आता है आपका मिनिमम टाइम और अपना नो ड्रिफ्टिंग का केस, ठीक है ना। तो रिवर वाले दोनों प्रॉब्लम आ गए, बिना डायग्राम बनाए कोई भी बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। एक बार आप करो फिर मैं सिखाता हूं। 45 सेकंड है आपके पास। क्योंकि प्रॉब्लम आसान है तो आपको टाइम के साथ साथ ड्रिफ्टिंग भी निकालनी है। एडिशनल सवाल मैंने दे दिया, हम लोग दोनों सवाल करेंगे, टाइम और ड्रिफ्टिंग दोनों निकालेंगे। मेरे ख्याल से टाइम तो आ गया आपका और ठीक ही आया है। ऑप्शन आई थिंक शायद इसका ए करेक्ट होगा। ड्रिफ्टिंग आपका इसमें है नहीं, वो एडिशनल मैंने दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉप। अब देखो, मिनिमम टाइम में नदी पार करनी हो तो तरीका क्या होता है? तो तरीका ये होता है कि मैन, ये हो गया वीआर का डायरेक्शन, मैन अपने सारे के सारे एफर्ट यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी जिस ताकत से वो तैर रहा है वो अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा देता है तो ऐसे में मैन मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करता है। नो ड्रिफ्टिंग के लिए इधर साइड तैरता है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीआर को कैंसिल करता है। तो दोनों ही कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हुए हैं, तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। बोल रहा है रिवर 4 माइल वाइड, तो 4 माइल इसकी चौड़ाई दे रखी है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 माइल पर आवर। तो वीआर दे रखा है 2 माइल per hour. Okay, minimum time taken by boat to cross the river with speed 4 mile per hour in still water. तो ये हो गया, बोट की बात चल रही है, हाँ बोट की बात चल रही है, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की जगह बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगा, बात ही किसी है। तो ये हो गया 4 माइल पर आवर। ओके, तो अब आप देख रहे हो वीएमआर सीधा परपेंडिकुलर है, कोई कंपोनेंट हमें किसी का करने की जरूरत नहीं है। टाइम निकालना है तो यही स्पीड इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस कराएगी, तो टाइम हो गया डी बाई वी एम आर, या वी बी आर लिख लो, उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। डी की जगह आ गया 4 और यूनिट सेम ही चल रहे हैं 4 माइल पर आवर, तो आंसर आ गया 1 आवर। तो 1 आवर 0 मिनट इसका टाइम हो गया। अब मैंने तो ये भी कहा कि ड्रिफ्टिंग भी निकालो। ड्रिफ्टिंग कौन कराएगा? जो पैरेलल कंपोनेंट होगा। पैरेलल कंपोनेंट कौन है? वी आर। कितनी देर तक कराएगा? जब तक वो नदी के अंदर है, यानी इंटू टी, ठीक है ना। तो वी आर इंटू टी करने से हमारे पास ड्रिफ्टिंग आ गई। वी आर की वैल्यू हो गई 2 माइल पर आवर और टी की वैल्यू हो गई 1, यानी ड्रिफ्टिंग हो गई 2 माइल्स की। तो होगा क्या, ये पर्सन पहुंचेगा तो इधर पर थोड़ा सा आगे जाकर के, तो ये इसकी ड्रिफ्टिंग हो गई ड्यू टू रिवर वेलोसिटी। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, सिंपल सा रिजल्ट था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये आपका नो ड्रिफ्टिंग का है और इसके लिए भी आपको 45 सेकंड का मैंने टाइम दिया। शुरू हो जाओ। इसमें सिर्फ आपको एंगल पता करना है, ठीक है ना। डायग्राम जरूर बना ले, वैसे बनाई हुआ दे रखा है, ठीक है, पर डायग्राम जरूर बना लेना और तरीका प्रॉपर यूज करना, आ जाएगा आंसर आपका। आई थिंक 30 सेकंड में भी आ जाएगा। ठीक है, आ गया बहुत से बच्चों का आंसर। सही वेरीफाई करना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम देखते हुए। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो अब प्रॉब्लम ही है, ये डायग्राम तो हमें दिया ही हुआ है। रिवर की वेलोसिटी इधर की तरफ दे रखी है, दिस इज वी आर, ये रिवर की विड्थ हो गई। अब ऑब्वियसली बात है मैन इधर तैरेगा, मैन है या बोट है? अब बोट मैन, ठीक है ना, तो वी बी एम डाल देते हैं, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर डाल दो। यहां से इसका एंगल थीटा ले लेते हैं। अब क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर को कैंसिल करेगा, बट मैंने आपको दूसरा तरीका भी दिया था जो आसान था, फेज 1 में भी बताया हुआ है मैंने आपको कि आप क्या करो, पैरेललोग्राम बना लो। तो वी आर इधर की तरफ आ गया। अब ग्राउंड से देखने पर ये जो बोट होगी या ये जो मैन होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप चीजें बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। वी आर आपको तो गिवन ही है, कितना दे रखा था, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वी बी आर आपको गिवन है, दिस इज हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड। तो साइन थीटा की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4/10, दैट मीन्स 2/5। तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2/5। कहां से आई है? तो साइन इनवर्स 2/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, और ये है पी क्यू, यानी इस वर्टिकल लाइन से
अप स्ट्रीम की तरफ, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम की तरफ नहीं, अप स्ट्रीम की तरफ। तो ऑप्शन पहला तो गलत ही है। एट एन एंगल साइन इनवर्स 2/5 विद पी क्यू अप स्ट्रीम, ये करेक्ट है। ये दोनों डाउन स्ट्रीम वाले हैं, दोनों हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए। तो सिंपल सा था, समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना है। ये भी सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। आपको फिर से मैंने 45 सेकंड दिए। मिनिमम डिस्टेंस में बोट क्रॉस हो रही है, इसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट है और वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी है। करो कंप्लीट। आ गया? बहुत से बच्चों का 30 सेकंड के अंदर भी आ गया, ये भी अच्छी बात है। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो, इसका कंसेप्ट ये, रिवर में बोट को हमें क्रॉस कराना है नो ड्रिफ्टिंग, मिनिमम डिस्टेंस वाला। मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, सब एक ही वर्ड को सिग्निफाई करते हैं, नो ड्रिफ्टिंग का केस। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया VR, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट का डायरेक्शन, ये हो गया भाई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया VR। अब क्या क्या गिवन है? बोट इज मूविंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो VBR हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, 1 किलोमीटर वाइड रिवर, तो विड्थ ऑफ रिवर हमें 1 किलोमीटर दे रखी है। टाइम लग रहा है उसको 15 मिनट, मतलब यहाँ टाइम पूछ नहीं रहा, यहाँ सीधे सीधे आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है। और मिनिमम डिस्टेंस के अक्रॉस वो रूट कर रहा है, और हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो पहले हम VB लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो VB का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अब ठीक है, अब टाइम की वैल्यू लिखते हैं। तो टाइम निकालने का तरीका हो गया d बाय परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी यानी VB, मतलब d बाय अंडर रूट ऑफ VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। टाइम हमें दे रखा है इसमें 15 मिनट, तो वो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/4 आर हो गया। तो 1/4 इक्वल्स टू, रिवर की विड्थ हमारे पास 1 किलोमीटर ही है, रूट अंडर हो गया 5 स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अब आप आमने सामने लाओ, स्क्वायरिंग कर लो। तो 5 स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग करने पर 4 स्क्वायर। तो VR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर, यानी VR की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि रिवर वाले प्रॉब्लम बहुत ही हार्ड होते हैं, वो आपके सामने ये दोनों केसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, और नेक्स्ट है हमारा ये अपना मैन रेन वाला केस। इसकी हिंट बस इतनी सी है कि मैन की वेलोसिटी रेन को ट्रांसफर कर दो अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वही पैरेललोग्राम उठा करके सॉल्व कर लो। तो एक बार आप कंप्लीट करो, फिर मैं बताता हूँ। 45 सेकंड है आपके पास इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डायग्राम मस्ट है, बिना डायग्राम बनाए आप प्रॉब्लम सॉल्व मत करना। तो मेरे ख्याल से इतनी देर में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना लोगे आपको समझ आ जाएगा कि लेंदी नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसका कंसेप्ट। ये कह रहा है मैन इज वॉकिंग टू द ईस्ट, तो ये पर्सन ईस्ट की तरफ वॉक करते हुए जा रहा है, और VM हमें दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द रेन ड्रॉप अपीयर्स टू हिम ड्रॉपिंग परपेंडिकुलरली एट 2 किलोमीटर पर आवर। तो रेन ड्रॉप जो है, इस चलते हुए आदमी को रेन ड्रॉप, यानी इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो जिसको हम डिनोट करते हैं VRM से। ये VRM हमें दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम, मैन की वेलोसिटी उठा के रेन को ट्रांसफर करो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये VM इधर ट्रांसफर लग गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ढूंढना है VR का एक्चुअल डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली VRM इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो VR इधर होना चाहिए कहीं पर, तो ये VR का डायरेक्शन हो गया। ये एंगल हमारा थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको VR का वैल्यू भी निकालना है एज वेल एज ये थीटा भी निकालना है। दो तरीके हैं, या तो कंपोनेंट करके निकालो या पैरेललोग्राम से उड़ा दो। क्योंकि यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है VM इधर है, तो मैं तो यहाँ पर अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये चीज मैंने इधर VM को
ट्रांसफर किया, वीएम का वैल्यू हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसे नहीं करना तो वीआर के कंपोनेंट करके कर लो, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। तो साफ सुथरा ट्राइंगल मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास वी आर, ये हो गया हमारे पास वी आर एम, और ये हो गया हमारे पास वी एम, जो हमने उल्टा करके इसको ट्रांसफर किया। अब आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो थीटा निकालना है, एक वी आर निकालना है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2 है। तो वी आर तो यार सीधे सीधे आ गया 2√2 किलोमीटर पर आवर। थीटा की वैल्यू हमें सीधे सीधे पता चल गई, tan थीटा लगा करके 1 हो गया, यानी 45 डिग्री हो गया। कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो 2√2 किलोमीटर पर आवर मैन की वेलोसिटी होगी और 45 डिग्री वर्टिकल से होगी। तो जरा चेक करो, 2√2 हमें पहले और दूसरे ऑप्शन में ही दिख रहा है, पहला तो गलती हो गया। 2√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द नॉर्मल डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे। अब देखो ये आ गया हमारा हेक्सागन का प्रॉब्लम। इसमें आपको याद है ट्राइंगल वाला प्रॉब्लम एससीवी का आता है, फिर स्क्वायर वाला आता है, फिर हेक्सागन वाला आता है। तो मैंने आपको शायद ट्राइंगल वाला करा दिया था फेज 1 में, तो मैंने हेक्सागन वाला सिलेक्ट करा ताकि आप एक बार देख लो इसको। ट्राइंगल और स्क्वायर वाला भी सेम तरीके से होता है। तो आपको पता करना है कितनी देर में ये मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको पता है तो 30 सेकंड बहुत है, नहीं पता तो फिर आप इनके मिलने का टाइम पता कर भी नहीं पाओगे, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों का आंसर आ गया है उनको पता ही था कि किस तरीके से करना है। लेक्चर्स में मैंने कराए हुए हैं, मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, किसी भी दो को पकड़ लो। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को मैं ले लेता हूँ, ये रहा, ये इसकी तरफ दौड़ लगा रहा है और ये अगले की तरफ, और ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। तो मैंने आपको मेथड क्या सिखाया था, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया, डी दे रखा है ना। हाँ, सबसे पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो और किसी एक के ऊपर बैठ करके ऑब्जर्व कर लो। वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो इसका तो करने की जरूरत नहीं है, इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos 60 यानी u/2, और इधर आ गया u√3/2, ठीक है ना। ये हो गया सेपरेशन डी। अब किसी एक के ऊपर बैठ जाओ और रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कर लो। तो इसके ऊपर बैठ करके रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करें तो ये u इसको इधर ट्रांसफर मिल जाएगा, इधर वेलोसिटी आ जाएगी u/2 और इधर रहेगा u√3/2, ठीक है ना। तो अब ये हमें पता करना है कितनी देर बाद मिलेगा। तो ये पास किस वेलोसिटी से आ रहा है, वो आ रहा है u/2। तो कितनी वेलोसिटी से पास आ रहा है, u/2। तो कितने टाइम बाद मिलेगा, वो हो जाएगा d रिलेटिव बाय v रिलेटिव। तो अप्रोच करना है d का डिस्टेंस, और जिस वेलोसिटी से करना है वो वेलोसिटी हो गई u/2, आंसर आ गया 2d/u। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा हेक्सागन का कंसेप्ट। यही चीज अगर स्क्वायर में होती, ठीक है ना, और अगर बाई चांस आपको ध्यान नहीं है स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये इस तरीके से चार ऑब्जेक्ट हैं, हमें पता करना है कब मिलेंगे। तो किन्हीं भी दो को पकड़ लो। तो जैसे ये सेपरेशन डी ले लेते हैं, तो ये दो ले लिए हमने, ठीक ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, किसी एक के ऊपर बैठ जाओ। अब इसमें तो कंपोनेंट की भी जरूरत नहीं है, ये वेलोसिटी उठा करके इसको इधर ट्रांसफर कर दो। अब जिस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है वो u हो गई, टाइम की वैल्यू d/u हो गई। ट्रायंगल वाला मैंने आपको कराया हुआ था। तो ये प्रॉब्लम भी लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज रहनी चाहिए, और ये कोई हार्ड प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगर आप कर चुके हो तो रिवीजन के टाइम पे स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव में एक चीज और रिवाइज करनी है, वो फेज 1 से करनी है, जो मैंने क्लोजेस्ट अप्रोच आपको सिखाया था, ठीक है ना। तो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला कंसेप्ट आपको फेज 1 से रिवाइज करना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम था 2015 या 16 में आया हुआ था, मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। तो वो चीज वहां से आप रिवाइज कर लेना। अब रहे इसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस शीट तो आपको मिल ही रही है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में क्या कर रहा हूं कि अब ये जो नोट फाइल है जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है ना, तो मैं वहां पर आपके जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, उसमें लास्ट में ऐड करके दे दूंगा। तो यहां मैं चिल्ला के नहीं बता रहा ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो जब आप पीडीएफ नोट्स खोलोगे आपको वहां पर मिल जाएंगे लास्ट पेज के ऊपर कि ये क्वेश्चन आपके इस टेस्ट से आपको करने, इन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। तो वो चीज अब आगे से आपको आपके नोट्स में ऐड होकर के मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट की बस लास्ट वाली फाइल खोलना पीडीएफ नोट्स की, आपको उस पेज पे लिखा हुआ मिलेगा कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अब एक बार सारी चीज अच्छे से रिवाइज कर डालो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट और ईएम वेव, ये तीनों चीजें हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है ना। और थ्योरी जरूर इसकी आप पढ़ करके रखना फेज 1 से जो मैंने वहां पढ़ाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।